हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पार्ट 8 वीडियो है, जिसमें हम मिनरल न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन साइकिल में हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पूरा नहीं हुआ था, हमने सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था। उसमें बहुत थोड़ा सा पार्ट ही कवर किया था, ए बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, ये हमने एटमॉस्फेरिक यही किया था। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजिफिकेशन क्या होता है, कि उसमें किसी एंजाइम्स की या किसी बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। मतलब किसी एंजाइम और बैक्टीरिया की मदद से अगर एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अगर हम चेंज कर दें उसके नाइट्रोजनस कंपाउंड में, अमोनिया में, नाइट्रेट में किसी में भी अगर चेंज करते हैं तो हम उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते थे। ठीक है, अगर किसी एंजाइम और किसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल हुआ तो फिर वहाँ पे बात ये आती है कि कैसे चेंज होगा। ठीक है, कैसे, मतलब उसका मैकेनिज्म क्या है कि वो कैसे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कैसे फिक्स कर देता है। तो आज के लेक्चर में हमें यही पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मैंने बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये पढ़ना है, और नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक है, 2 टॉपिक्स हैं। अगर टाइम बचता है या टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम बाकी के जो रेस्ट रहते हैं आपके अपटेक, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इसी आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो कल के लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो क्या होता है ये समझ में आ गया था, क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो, अगर डाउट नहीं है तो आज हमें पढ़ना है कि कैसे होता है। ठीक है, देखो इसका होने का एक प्रोसेस है कि जैसे कि मैंने वीडियो या मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, या जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था, तो मैंने एक बात बताया था कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, मतलब एटमॉस्फेयर का इनटू, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में N2 है, ये कितना है, ये है 78%। ठीक, क्या ये तुम्हारे लिए यूज़फुल है? नहीं, ये तुम्हारे फॉल यूज़फुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये N2 है, जबकि हमें चाहिए क्या, क्योंकि प्लांट को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की। इसलिए तो लिखा है मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मतलब हमें इस नाइट्रोजन को तोड़ना होगा। तो अब देखो, जो भी एंजाइम या बैक्टीरिया इसमें लगेगा वो कुछ स्टेप होगा। तो ये जो मैकेनिज्म है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये कुछ स्टेप में होता है। ठीक है, ये कुछ स्टेप में होता है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इस नाइट्रोजन को रिड्यूस किया जाएगा। नाइट्रोजन कैन reduced by addition of हाइड्रोजन। इस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को रिड्यूस किया जाएगा। कैसे रिड्यूस किया जाएगा, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करके रिड्यूस किया जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि देखो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की बीच बना कर रखता है। क्या बना के रखता है? 3 बॉन्ड बना कर रखता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के रखता है। एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन जोड़ेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन जोड़ेगा, ऐसे होगा। यानी हमको सेकंड स्टेप में क्या करने का कि इस नाइट्रोजन का बॉन्ड, मतलब ऑल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन विल बी ब्रेक। लेकिन ये कैसे टूटेगा, बट इन स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये जो नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये स्टेप बाय स्टेप में टूटेगा। जैसे मैंने कहा कि नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बचेगा नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड। फिर इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बचेगा नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड। तो इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, और ये फिर ये बॉन्ड फिर टूट जाएगा। ये कंपोनेंट आपका तुम्हारा एक NH3 लेके बाहर हो जाएगा और दूसरा नाइट्रोजन एक NH3 लेके हो जाएगा। इससे एक बात ये क्लियर हो रही है कि N2 जो है ये कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, 2 NH3 प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि नाइट्रोजन एक है तो 2 मॉलिक्यूल्स के निकलेंगे तो 2 NH3 प्रोड्यूस, मतलब एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से कितना अमोनिया बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा।
एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनेगा। तो ये पेपर में है, यहीं पे लिख लो, पेपर में पूछा जाएगा, पेपर में पूछा ये जाएगा कि अगर हम एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं तो बताओ कितना अमोनिया का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, क्या पूछेगा कि व्हेन इफ 1 molecules of nitrogen will be reduced then how many molecules of ammonia will be formed। तो एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा। याद करने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन में 2 है तो 2 N2 हो गया। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, अब एक ही आ रहा है, यानी इसका क्या बनाओ, जिसको दुगना कर दो, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 पार्ट में बन जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्या किया, हमने नाइट्रोजन को रिड्यूस कर दिया। कैसे रिड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड करके रिड्यूस कर दिया। फिर हमने क्या किया कि इस नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को हमने स्टेप बाय स्टेप तोड़ा। ये लाइन याद रखना, स्टेप बाय स्टेप। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि इसको एक बार में तोड़ते हैं, एक बार में नहीं टूटेगा। ट्रिपल बॉन्ड है ना, स्टेप बाय स्टेप टूटेगा। कार्बन का बॉन्ड पिछले साल पढ़ा था, तो एक करके टूटेगा। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से टूटेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन से डबल टूटेगा तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी इस्तेमाल होता है, तो वो बहुत अभी नहीं है, अभी बताते हैं कि कैसे क्या होगा। उसमें तुम्हारा जो इस्तेमाल होता है वो फेराडॉक्सिंग होता है। फेराडॉक्सिंग जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसे पकड़ के ले जाएगा उसे। ठीक है, अब अगर याद होगा तो फेराडॉक्सिन किस एलिमेंट में पढ़ाए थे, सल्फर में पढ़ाए थे। ठीक है, फेराडॉक्सिन हम बताए थे कि विटामिन का थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम में और फेराडॉक्सिन। ठीक है, तो वहाँ बताए थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका थर्ड जो स्टेप है वो ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे हम स्टेप 3 कह सकते हैं कि स्टेप 3 हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमें पहले ज़रूरत होती है किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हमें किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने पहले स्टेप में क्या लिखा है, नाइट्रोजन कैन रिड्यूस। तो रिड्यूस कौन करेगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये हो गया ए। बी क्या है, हमें इसमें ATP चाहिए। ठीक है, ATP हमें इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी ATP हमें कहाँ से मिलती है, किस प्रोसेस से, रेस्पायरेशन से मिलती है। चलो गुड, अच्छी बात है, याद है। और थर्ड जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए नाइट्रोजनेज एंजाइम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या चाहिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अच्छा, कल के बारे में इसी के बारे में डिस्कस हुआ था ना, नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में, याद है। नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या होता है, ऑक्सीजन में काम नहीं करता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजनेज एंजाइम कैन नॉट वर्क। इसको बचाने के लिए लेगुमिनस प्लांट में उसके रूट नोड्यूल्स में क्या पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन, जिसे हम लेगुमिनस हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो उस ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीलेग हीमोग्लोबिन। गुड, किस कलर का होता है ये, पिंक और रेड कलर का होता है। चलो ठीक है, तो ये मैंने बताया था पिछली बार में, तो इसका तो इंपॉर्टेंस चाहिए। ATP चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलेगा, रेस्पायरेशन। अब ATP क्यों चाहिए, क्योंकि भैया बॉन्ड तोड़ना है ना, तीनों बॉन्ड है तो तोड़ने के लिए हमको ATP तो चाहिए। अब दूसरा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमें कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अभी हालांकि पढ़े नहीं हो लेकिन ऐसे याद कर लो, अभी आगे मिलेगा। यानी कि जो आपने पिछले साल जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, NADPH2, FADH2, 2 ये हो गया, और NADH2। ठीक है, एक लिख लो NADH2। अच्छा, जिन्होंने पिछले साल लाइव प्रोसेस पढ़ा होगा, जिनके कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ाया गया होगा, उन्होंने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ा होगा। अच्छा, अगर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ा होगा तो याद होगा कि वहाँ पे लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट बनता था NADH2, यही प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता था। इसीलिए बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न थी पिछले साल, बहुत कन्फ्यूज़न रहती थी कि लाइट रिएक्शन है तो लाइट के प्रेजेंस में होगा, डार्क रिएक्शन नाम है तो एब्सेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में होगा। ऐसा नहीं है, लाइट रिएक्शन तो लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि डार्क लाइट के एब्सेंस में होगा। वहाँ ये बताया गया था कि डार्क रिएक्शन कहने का मतलब है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो
लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ही NADPH2 निकलता था, ठीक है। और ये जो NADPH2 है ये सिंथ देता है हाइड्रोजन, ये भी देता है हाइड्रोजन और ये भी देता है हाइड्रोजन। मतलब इसमें NADPH2, FADH2 और NADH2 ये तीनों क्या देते हैं, ये तीनों देते हैं हाइड्रोजन, और तीनों के तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छे हैं। तो इसे पॉइंट बना के लिख लो और इसे याद भी रखो, ठीक है। ये तीनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा ये कहाँ से आता है, ये सब कहाँ से आएगा, ये सब तो फोटोसिंथेसिस से आया था। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था, फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मिलेगा, ATP हमें रिस्पायरेशन के प्रोसेस से मिलेगा, और नाइट्रोजनेज एंजाइम तो हमें मिल जाएगा, रूट में रहता ही प्रेजेंट रहेगा। तो हमने क्या बताया, हमने इसमें बताया कि मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजनिफिकेशन कैसे करना है कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है 78% है, वो हमारे काम का नहीं है, इसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, नाइट्रोजन को रिड्यूस करना होगा, वो भी हाइड्रोजन जोड़ के। अब उसको जोड़ने के लिए हमें बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो हम एक एक करके बॉन्ड तोड़ेंगे, सबको एक साथ नहीं तोड़ेंगे, तीसरा टूटेगा तो दो टूटेगा तो फिर एक। अब तीसरा स्टेप है कि इन सबको करने के लिए, इसको ऐड करने के लिए, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जो NADPH2, FADH2 और NADH2 है। यानी ये सबका किसका प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। दूसरा है ATP, क्योंकि तीनों बॉन्ड को तोड़ना है ना, या सेकंड पॉइंट में क्या लिखे हो, बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ATP चाहिए होगा, कि हमें रेस्पायरेशन से मिलता है। और थर्ड पॉइंट हो गया नाइट्रोजनेज एंजाइम, जो हमारे पूरा मेन रोल यहाँ पे प्ले करेगा। तो नाइट्रोजन एंजाइम के बारे में अगर याद हो तो अच्छी बात है, कॉपी पलट के देख लो कि नाइट्रोजन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो याद रखना कि ऑक्सीलाइक हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन का स्कैवेंजर है, काम नहीं करता है। तो ये सब ठीक है, इतना नोट करो। इसके बारे में एक सर्टेन NCERT में देखो रिएक्शन लिखा है, इन्हीं सब का इस्तेमाल करके रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो रिएक्शन वो देख लो, और अभी वही रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, वो रिएक्शन में समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर वो समझाते हैं। चलो लिख लिया। अब देखो NCERT में यही रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को हमें समझना है कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, ठीक है। देखो ये रिएक्शन बहुत कठिन है, जो मैंने अभी बताया सिर्फ वही सब प्रोडक्ट उसका याद रखो कि स्टेप जो मैंने बताया था, ठीक है। देखो ये हो गया नाइट्रोजन, अब NCERT में N2 के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन कैसे हुआ, ये अलग अलग कैसे लिखा है। NCERT ने भी इसको अलग अलग करके ही लिखा है, ठीक है। NCERT ने इसको अलग अलग करके लिखा है, तो इसको देखो कैसे करना। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई कि ये N2 है तो नाइट्रोजन आ गया, दूसरा ATP है, तो हमने क्या लिखा था, हमें किस किस की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, दूसरा हमें एक ATP चाहिए, और तीसरा हमें नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए। तो हमारा दूसरा वाला क्या है, ATP चाहिए। कितना ATP हमें चाहिए, 16 ATP चाहिए, जो हमें रेस्पायरेशन से क्या हुआ, मिल गया है, ठीक है। अब एरो पे हम लिख सकते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम, या नहीं लिखो, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन एंजाइम इस्तेमाल होगा ही होगा, ठीक है। तो हमें तीसरा मिल गया नाइट्रोजन एंजाइम, दूसरा मिल गया ATP, पहला क्या बचा था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बचा था ना, वहाँ से हमें क्या मिल रहा था, वो हाइड्रोजन दे रहा था तीनों। अच्छा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8H प्लस है, 8 इलेक्ट्रॉन है। जरा इसको ध्यान से समझो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दूं तो इसमें 1H प्लस हो जाएगा। अगर ऐसे में टोटल 8 हाइड्रोजन ले लूँ, उसमें से 8 निकाल दूँ इलेक्ट्रॉन, तो ये 8H प्लस हो जाएगा। इस 8H प्लस से कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो 8 H से कितना निकला होगा, 8 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई, फिर से देखो मैंने क्या बताया। मैंने ये कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया, ठीक है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 1H प्लस में, और ये हो गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन। हम इसका ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, जो पढ़ा उसको क्लियर ही है, क्योंकि हाइड्रोजन में से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो H प्लस हो गया। अच्छा मैं अगर ऐसे 8 हाइड्रोजन ले लूँ और उसमें से सभी इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, तो ये मेरा 8H प्लस हो जाएगा और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब क्लियर हो गया। अच्छा इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4H2, 4 2 8 हाइड्रोजन है, तो देखो 1 हाइड्रोजन हो गया, उसका 1 H प्लस हो गया। तो चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो। अच्छा ये क्लियर हो गया ना, अब कोई डाउट है इसमें, ये क्लियर हो ना कि ये 8 इलेक्ट्रॉन 8H प्लस कहाँ से आया है, वही जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किए थे NADPH2, NADH2 और FADH2, उसी ने 8 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब ये याद कर लो कि इस प्रोसेस में टोटल 8 हाइड्रोजन लगेगा, 16 ATP लगेगा,
ठीक है, ये कुछ बातें हैं इसमें याद कर लो, ठीक है। तो ये चाहे उसको 4H2 लिखो, चाहे 8 इलेक्ट्रॉन प्लस लिखो। अच्छा, ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इसलिए देखो एनसीईआरटी में इसने लिखा है क्योंकि अभी मैंने कहा था, एक जिक्र किया था फेराडॉक्सिंग का, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, काम करने इस्तेमाल होता है। यही 8 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसके पास, नाइट्रोजन के पास। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन पकड़ेगा और उसको सबको क्या करेगा, जोड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो रिएक्शन रटना नहीं है, रिएक्शन को सिर्फ समझना है, ठीक है। बस इसमें 2 बातें याद रखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। इसमें 2 बातें क्या याद रखनी कि इस प्रोसेस में N2 को इसमें कन्वर्ट करने में हमें 8 हाइड्रोजन और 16 ATP की ज़रूरत होती है। बस यही एक पॉइंट अपने दिमाग में रखो, हमें 16 ATP की ज़रूरत होती है और 8 हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। बस यही एक बात याद रखो। और इसके साथ तो हमारा N2 तो लग ही रहा है, यानी N2 तो हमारा इस्तेमाल हो ही रहा है, तो उसको याद रखो, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था कि एक N2 की मॉलिक्यूल से कितना अमोनिया बनेगा, 2 अमोनिया बनेगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 अमोनिया बना दिया, ठीक है। अब 2 अमोनिया बनाने के लिए हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन है, 8 है। तो NH3 का फॉर्मूला 3 दूनी, या इसको ऐसे समझो कि NH3 का फॉर्मूला हो गया NH3, ठीक है। लेकिन हमें नाइट्रोजन कितना करना है, 2 चाहिए, बैलेंस तो करना है। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन 2 कर लिया, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन कितना हो गया, ये 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, मैंने यहाँ से तो 6 हाइड्रोजन हमारे यूटिलाइज हो गया। हमने टोटल हाइड्रोजन इस्तेमाल कितना किया, 8 में से 6 हाइड्रोजन अमोनिया में चला गया, तो बचा कितना, 2 हाइड्रोजन। वही 2 हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये दोनों का इनका क्लियर हो गया। अब इनका देखो, 16 ATP जो निकला है, 16 ADP प्लस 16 IP। एक बात अपने दिमाग में याद रखो कि जब भी ATP टूटेगा तो वो टूटता है ADP प्लस IP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये टूटेगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है, मतलब 3 फॉस्फेट है। वो टूटेगा तो वो डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट में, क्योंकि 3 था ना, तो इधर भी क्या होगा, 1 निकलेगा, क्योंकि हमने शुरू से ही पढ़ा है लेफ्ट एंड राइट साइड का बराबर। इधर 3 फॉस्फोरस है तो इधर भी 3 फॉस्फोरस नहीं, तो 2 ATP 2 ADP के पास है, 1 इसके पास है, तो 2 और 1 3 फॉस्फोरस है, यानी इधर 16 ATP है तो 16 ADP बना होगा और प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी निकला होगा, ठीक। तो ओवरऑल रिएक्शन यही हो गई। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि इसमें से एक चीज़ें याद रखो, इसमें नाइट्रोजन तो याद ही रहेगा कि N2 इस्तेमाल हो ही रहा है। दूसरी बात मैंने कहा कि इस रिएक्शन में 16 ATP इस्तेमाल होता है और 8 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। एक बात क्लियर है। अब तुम देखो कि N2 मॉलिक्यूल है और उस N2 मॉलिक्यूल से हमको अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। हमने NH3 बना लिया, पर हमको पता है कि नाइट्रोजन तो हमारे पास 2 है, तो हमें एटम बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमने आगे 2 लगा दिया, तो 2 N2 हो गया। लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, पर हमारे हाइड्रोजन हमने लिया कितना था, 8 हाइड्रोजन लिया था। तो हमें 6 करने के लिए 2 हाइड्रोजन बचा, वो H2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, तो इन लोग का खेल खत्म हो गया। बाकी 16 ATP 16 ADP और प्लस 16 IP में टूट गया ये, और बाकी नाइट्रोजन ही जाए। तो मैंने क्या बताया स्टेप में, सबसे पहले ये आपका बॉन्ड टूटा, एक एक करके तुम्हारा बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटने के बाद इसको देखो रिड्यूस किया गया। उसको रिड्यूस कौन किया, इस नाइट्रोजन को किसने रिड्यूस किया, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हुआ जो NADH2 NADPH2 और FADH2 था। फिर ATP इस्तेमाल हुआ जो कि रिस्पायरेशन से आया था, और इस प्रोसेस में नाइट्रोजनेज एंजाइम का भी इस्तेमाल हुआ। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। यही NCERT में दिया है, एक बार पढ़ लो फिर से, और उसको कोई डाउट हो तो उसमें पूछ लो। ठीक है, एक एक लाइन पॉइंट पढ़ लो। और अगर देखोगे तो यही फिर नीचे फिर तुम्हारा NCERT में यही फिगर भी बनाया है। ठीक है, यही फिगर भी उसने बनाया है। एक बार फिगर सब लोग खोल के देख लीजिए, पेज नंबर 203 पे नीचे बना है। ठीक है, वहाँ पे फिगर स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अच्छा, इसमें क्योंकि दिखाया नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन का पार्ट है तो इसमें दिखाया नहीं, इसने यहाँ फिगर के फॉर्म में दिखाया। अब देखो मैं फिगर ऐसे समझा दे रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। फिगर क्या है, देखो सबस्ट्रेट नाइट्रोजन गैस है N2 जो कि ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, ये तुम्हारा एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। तो जो भी एंजाइम होता है, एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कैटलिस्ट होता है ना, कि कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन में वो इस्तेमाल नहीं होता है, उस रिएक्शन को सिर्फ वो प्रोसीड कराता है। जैसे
इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि टेम्पो में बैठ के जाते हो तो टेम्पो का कुछ होता है कि टेम्पो में कुछ हो गया या टेम्पो की शेप बिगड़ गई तुम्हारे बैठने से, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम टेम्पो में बैठते हो, वो तुमको दूसरी जगह छोड़ देता है और फिर टेम्पो वैसे ही चली जाती है, तो तुमने जगह अपना बदल दिया लेकिन टेम्पो का कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही एंजाइम होता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्शन को वो प्रोसीड कराता है। तो वो क्या करेगा कि एंजाइम नाइट्रोजनेज का शेप देखो बना है, इस जो पर्टिकुलर शेप बना है उसमें देखो नाइट्रोजन का भी ऊपर शेप ऐसा बना, तो वो नाइट्रोजन उस एंजाइम में वो अटैच हो जाएगा। तो जो नाइट्रोजन है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। जो अटैच होने जाता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, और जो जिसमें अटैच होता है उसको हम एंजाइम बोलते हैं। क्लियर है? जो अटैच होने जाता है, तो नाइट्रोजन जा रहा है तो नाइट्रोजन को हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, और जिसमें अटैच होने जाता है एंजाइम में तो हम नाइट्रोजनेज यानी एंजाइम हो गया वो। अब देखो इसमें अटैच हो गया तो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट हो गया। अब क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा, मैंने कहा एक एक करके बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें देखो पहला बॉन्ड टूटेगा तो इसका नाइट्रोजन रिडक्शन होगा। तो जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड टूटने से ये देखो, जब ये नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन में टूटेगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो इस वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2, इस वाले नाइट्रोजन वाली 1 2, अब इसको 3 चाहिए तो तुरंत उसी समय हमें 2 हाइड्रोजन भी इसको प्रोवाइड कराना होगा। कितना? 2 हाइड्रोजन। तो एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा? फिर ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो क्योंकि एक H तो इसके साथ पहले था, एक H इसके साथ भी था, तो हमें फिर यहाँ पे 2 H देना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके साथ 1 2, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा। तो 1 2 3, 1 2 3, ये तो 3 पूरा हो गया, यानी हमारा क्या हो गया। लेकिन अभी हमारा क्या बना है? NH2 बना है, ठीक है। अभी क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, अब इसमें फिर जब फर्दर हम इसका प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे इसको, तो अब क्या होगा कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का टर्म है, यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे केमिस्ट्री का टर्म है। दोनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना लेकर चला जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ ऐसे H2N पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट, और क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट ही गया, NH2 बॉन्ड। अब उसके बाद फिर हम 2 हाइड्रोजन दे देंगे, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा। तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा NH3 और ये बना लेगा NH3। तो ये एज इट इज़ दो NH3 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और उसके साथ जो तुम्हारा एंजाइम था, ठीक है, जो तुम्हारा एंजाइम था वो देखो लास्ट में फ्री हो गया, और दोनों अमोनिया भी क्या हो गए? फ्री हो गए। तो यही मैंने, अब देखो इसमें प्रोडक्ट में क्या बना? 2 अमोनिया बना, रिएक्शन भी देखो 2 अमोनिया बना था। अच्छा, कितने हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए थे? 2 2 4 2 6, कितना हुआ था? 2 2 4 2 6, मतलब 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। अभी क्या हुआ कि देखो बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल कितना किया था? 8 हाइड्रोजन लिया था, लेकिन हमें अमोनिया बनाने में कितना हाइड्रोजन लगा? 2 हाइड्रोजन 2, तो 6 हाइड्रोजन अमोनिया बनाने में लगा। यहाँ पे देखो अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। अब बाकी जो यहाँ पे क्योंकि लिया 8 था ना, तो बाकी 6 तो यूटिलाइज हो गया, तो 2 बाकी भाई फिर H2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो यही NCERT में दिया है, यही फिगर के माध्यम से दिया है। फिगर आपको दिख रहा होगा, और फिगर समझ लो, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। वही है कि एंजाइम नाइट्रोजनेज है, सबस्ट्रेट नाइट्रोजन है, बाइंड किया तो बाइंडिंग और सबस्ट्रेट बना, फिर इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होने की वजह से इसका एक बॉन्ड टूट गया, जिसमें 2 हाइड्रोजन हमने ऐड किया नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, फर्दर वही प्रोसेस किया, दूसरा बॉन्ड टूटा, तो ये हुआ। फिर इन दोनों में क्या हुआ? इन दोनों में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ठीक है। इस वाले में क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज हो। होमोलिटिक क्लीवेज क्यों? क्योंकि दोनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ जाएगा नहीं, तो ये दोनों, इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फिर 2 हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे, वो अपना फिर इलेक्ट्रॉन से वो हाइड्रोजन से कंबाइन होकर NH3 बना लेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो, यहाँ तक अगर हो गया तो अब अगला देखो, अगला आता है नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। चलो, अगला टॉपिक है नोड्यूल फॉर्मेशन। अब नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, नोड्यूल कैसे बनता है? जैसा कि अभी तक देखते आ रहे थे कि नोड्यूल बनाने के लिए कुछ
या नोड्यूल बनने के लिए हमने अभी तक सिर्फ इतना कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, इसमें सिर्फ हमने क्या पढ़ा था, हमने सिर्फ ये देखा था कि लेगुमिनस प्लांट में जो भी रूट नोड्यूल्स होते थे उसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता था। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट में क्या पाया जाता था, रूट नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता था, जो कि क्या करता था, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसको ऑक्सीलेग हीमोग्लोबिन बना देता। अब ये है कि लेगुमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल जो बना वो बना कैसे। ठीक है, ये डिस्कस करना है कि जो लेगुमिनस प्लांट में जो रूट नोड्यूल बना वो बना कैसे। ठीक है, अब मेन बात ये है, तो कैसे बना, देखो इसका एनसीईआरटी में फिगर दिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फिगर्स नहीं, मैं सिर्फ एक ट्रिक टू आपको बहुत सिर्फ जल्दी से समझाने का प्रयास करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एनसीईआरटी लेकर बैठो, उसको रीड करो, सभी मेरे बताने से नहीं, एनसीईआरटी से ही कुछ रीड करना पड़ेगा। देखो इसमें करना क्या, एनसीईआरटी का फिगर देखोगे तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, उसके बाद इसने यहाँ पे किनारे किनारे लिखा है सॉइल पार्टिकल। ठीक है, सॉइल पार्टिकल यहाँ पे सब दिखाया है, मतलब इन सब रीजन में सॉइल पार्टिकल दिखाया है, यहाँ भी सॉइल पार्टिकल दिखाया, उसमें बैक्टीरिया भी इसने यहीं बैक्टीरिया को दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होंगे ही, यहीं पे प्रेजेंट होंगे, तो मैं भी दिखा देता हूँ। ये मेरा सर्कल सॉइल नहीं है, मेरा सर्कल जो है ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गया, रूट में रूट हेयर निकला होगा। ठीक है, रूट हेयर निकला होगा। अब ये बैक्टीरिया क्या होता है, देखो अब ध्यान से समझो, ये बैक्टीरिया क्या होता है ना, ये बैक्टीरिया धीरे धीरे इस रूट नोड्यूल के पास, या सॉरी इस रूट हेयर के पास पहुंचता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया धीरे धीरे मूव करते हुए रूट हेयर के पास पहुंचता है, और ये बैक्टीरिया उस रूट हेयर का जो अपर पॉइंट होता है उसको थोड़ा बेंड कर देता है, थोड़ा थोड़ा मोड़ देता है। मोड़ने की वजह से हम उसको बोलते हैं कि रूट हेयर में क्या आ गया, एक हुक बन गया। ठीक है, एक हुक बन गया, जैसे कि पहले रूट हेयर ऐसे खड़ा था, अभी क्या हुआ, रूट हेयर में ऐसे बेंड हो गया, मतलब उसका आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया। किसकी वजह से, इन्हीं बैक्टीरियाओं की वजह से, या ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट थे इसकी वजह से वो क्या हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया। अब ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, जनरली राइजोबियम बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले रहा हूँ कि राइजोबियम बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया इस्तेमाल हुआ है वो कौन है, राइजोबियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया, इस रूट हेयर को थोड़ा सा बेंड कर दिया इसका अपर को, जिसके हम हुक बोलते हैं। अब हुक, ये क्या हुआ कि जब बेंड हुआ तो फिर बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ एक थ्रेड का निर्माण करता है। ठीक है, एक थ्रेड का, एक धागा नुमा संरचना का निर्माण करता है, और वो निर्माण करता हुआ उस रूट हेयर के अंदर इंटर करता है उसका थ्रेड, और इसके कॉर्टेक्स रीजन तक पहुंचता है। ठीक है, इसके रूट के कॉर्टेक्स या पेरीसाइकल रीजन, कॉर्टेक्स रीजन और पेरीसाइकल रीजन तक पहुंचता है। अब जैसे तुम लोग को भी नहीं पता होगा कि कॉर्टेक्स रीजन क्या है, पेरीसाइकल रीजन क्या है, तो कॉर्टेक्स और पेरीसाइकल जो आपका तुम्हारा सिक्स चैप्टर है एनाटॉमी, वहाँ पे डिटेल में है कॉर्टेक्स और पेरीसाइकल क्या होता है, तो वहाँ जब बताएंगे तो वहाँ बता देंगे। लेकिन अभी जानो कि जैसे लेयर होती है ना, जैसे प्लांट का, जैसे हमारा अपर सरफेस का स्किन है, फिर इसके नीचे भी कुछ होगा, इसके नीचे भी कुछ होगा, लेयर होती है ना, तो ऐसे मतलब प्लांट की जो सबसे अपर लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, प्लांट की जो सबसे अपर लेयर होती है, या इसको देख ही लो, ये हो गया प्लांट, तो ये जो प्लांट का सबसे अपर लेयर होता है इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। प्लांट की जस्ट नीचे बाद ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी मान लो ये हो गया, तो ये हो गया एपिडर्मिस। ठीक है, ये हो गया एपिडर्मिस। अब इसके जस्ट नीचे बाद कुछ और सेल्स पाई जाती हैं जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अलग से लेयर फिर से पाई जाती है जिसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब एनाटॉमी में मिलेगा, लेकिन अभी ऐसे क्लियर कट ले लो कि ये एनाटॉमी एंडोडर्मिस हो गया, ये वाली लेयर। अब इसके बाद जो रीजन आता है, इसके बाद वाला रीजन, इसके बाद आता है तुम्हारा कॉर्टेक्स, मतलब इसके अंदर जो आता है ये आता है कॉर्टेक्स, और इसके बाद यहाँ जो रीजन आता है ये आता है पेरीसाइकल। अब होगा क्या, अब जैसे मान लो ये रूट है ना, तो ये रूट का एपिडर्मिस ये देखो ऐसे निकला था, इसने क्या किया, बैक्टीरिया ने, राइजोबियम बैक्टीरिया ने इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड किया, यहाँ से एक थ्रेड बनाया, तो ये थ्रेड बनाता हुआ, सीधा थ्रेड बनाता हुआ
एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस को चीरता हुआ कॉर्टेक्स से सीधे पेरिसाइकल तक ले जाता है। अब वो सारे बैक्टीरिया यहाँ पे फिर खुल जाते हैं, यहाँ पे सारे बैक्टीरिया निकल जाते हैं और ये बैक्टीरिया निकल के यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और यहीं पे नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि मैंने ये बताया कि रूट हेयर के तरफ जा रहा था, जो मिट्टी होती है उसमें बैक्टीरिया कौन सा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो रूट हेयर के पास करीब आता है और उस रूट हेयर को क्या करता है, थोड़ा सा बेंड कर देता है, जिसे हुक बोलते हैं। हुक बोलने के बाद ये तीसरा स्टेप क्या करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि कहाँ तक ले जाता है, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल तक ले जाता है। अब मैंने यहाँ पे क्लियर कट कर दिया कि सबसे अपर लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद हाइपोडर्मिस होती है, फिर एंडोडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स होती है, फिर पेरिसाइकल होता है। तो यहाँ से वो एपिडर्मिस से क्या करेगा, वो या रूट हेयर से उसने थ्रेड बनाना शुरू किया, तब वो लेके जाएगा पेरिसाइकल तक, यानी इन बैक्टीरिया को वो पेरिसाइकल तक पहुँचाएगा। पहुँचाने के बाद वो वहाँ पे उसको रिलीज़ कर देगा। वो राइजोबियम बैक्टीरिया फिर यूनाइट होंगे, एक साथ मिलेंगे और मिलने के बाद नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे देंगे। और एनसीईआरटी में देखो फिर लास्ट में एक फिगर ऐसे करके बना है तुम्हारा, एनसीईआरटी में देखो ना एक ऐसे करके फिगर बना है, तो ये क्या हो गया, नोड्यूल फॉर्मेशन बन गया, मतलब नोड्यूल बन के तैयार हो गया। ठीक है, तुम्हारा नोड्यूल बन के तैयार हो गया, तो वो अंदर उसने क्या किया, उसने बना लिया है। ठीक है, तो यही इतना था नोड्यूल फॉर्मेशन में। चलो अगला है अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट। तो स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या डिस्कस कर लिए थे, मैंने 5 पॉइंट लिखवाया था उसमें ना। उसमें क्या क्या लिखवाया था, उसमें ये लिखवाया था कि पहला पॉइंट था नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वो तो क्लियर हो गया पूरा, मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा उसमें। ठीक है, कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, बता देंगे। दूसरा पॉइंट लिखवाया था अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, यही पार्ट कवर हो जाए तो उसके बाद तो मैं आज ही चैप्टर पूरा कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आया था अमोनिफिकेशन, फिर आया था नाइट्रिफिकेशन और फिर आया था डीनाइट्रिफिकेशन। तो एनसीईआरटी में एक फिगर बना है, पहले सब समझा देंगे, फिर लास्ट में वो जो फिगर एनसीईआरटी ने दिया है कि इंडस्ट्रियल, बायोलॉजिकल, फिर वो बायोमास प्लांट करके दिया, वो भी लास्ट में उसको समझा देंगे जब 5 पॉइंट समझा देंगे। तो एक जल्दी से रिकॉल करो या जल्दी से इसको पढ़ लो, बहुत आसान है। देखो क्या पढ़ना है, अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ N2 बाय प्लांट, यानी प्लांट के द्वारा नाइट्रोजन को लेना है और उसको इस्तेमाल करना उसके सेल्स के द्वारा। ठीक है, तो जनरली हमें पता है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है, अब जो प्लांट लेता था वो नाइट्रेट या नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, लेकिन अब हमें इस चैप्टर में ये भी पढ़ रहे हैं कि वो और किस फॉर्म में ले रहा है, वो अमोनिया के फॉर्म में ले रहा है। किस फॉर्म में ले रहा है, वो अमोनिया के फॉर्म में, क्योंकि हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या बनाया, अमोनिया बनाया है, तो वो प्लांट अमोनिया लेगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो अमोनिया का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है जितना तेज़ी से वो करना चाहिए, तो वो अमोनिया धीरे धीरे प्लांट में इकट्ठा होने लगता है। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि अमोनिया जो होता है वो सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, मतलब किसी भी अगर और से कंपेरिजन करोगे यूरिया, यूरिक एसिड, तो इससे मैक्सिमम 1 लाख टाइम्स ये मोस्ट टॉक्सिक होता है। यानी अमोनिया जो होता है बहुत टॉक्सिक होता है, यानी अमोनिया जो है वो बॉडी में रुकना नहीं चाहिए, ये चाहे प्लांट की बॉडी हो या किसी एनिमल की बॉडी हो या कोई बॉडी हो, अमोनिया जो है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो प्लांट क्या करता है, उतनी जल्दी अमोनिया को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जिससे प्लांट में अमोनिया धीरे धीरे क्या होने लगता है, बैठने लगता है, यानी जमने लगता है, जिससे वो टॉक्सिक क्रिएट करता है और प्लांट के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, फिर प्लांट का ग्रोथ उसमें रिटार्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो वही हमें ये करना है कि उस अमोनिया को हम कैसे चेंज कर दें किसी और कंपोनेंट में। तो जनरली हम अमोनिया को चेंज करते हैं प्रोटीन में, अमोनिया को चेंज करते हैं हम प्रोटीन में, और वो चेंज करने के पास हमारे पास 2 मेथड हैं। कौन कौन सा, एक है रिडक्टिव अमीनेशन और दूसरा है ट्रांसअमीनेशन। फिर से क्लियर कट करके समझो, नाइट्रोजन जो है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में, लेकिन कभी कभी अमोनिया के फॉर्म, क्योंकि बायोलॉजिकल वाले में क्या देखिए अभी अमोनिया के फॉर्म में भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है। और अमोनिया जो है वो बहुत टॉक्सिक होता है, वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए बॉडी में, लेकिन प्लांट क्या है उतना यूटिलाइजेशन वो तेज़ नहीं कर पाता है अमोनिया का, जिससे प्लांट मतलब जितना तेज़ बनता है उतनी जल्दी यूटिलाइजेशन प्लांट का नहीं हो पाता है। क्लियर। अब यूटिलाइजेशन अगर नहीं कर पा रहा है प्लांट तो जाहिर सी बात है वो इकट्ठा ही होगा, और इकट्ठा होगा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा जो कि प्लांट के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो अब उस अमोनिया को हमें कन्वर्ट करना है किसी और सब्सटेंस में, और वो सब्सटेंस क्या है, अमीनो एसिड, यानी उस अमोनिया को हम कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड में। और उसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास 2 मेथड है, एक है रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा है ट्रांसअमीनेशन। इन 2 मेथड से करेंगे। चलो देखो क्या होता है, और इसको एज इट इज़ याद कर लो। ठीक है, रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है, इसको हम अमोनियम से ट्रीट कराते हैं और NADPH2 से ट्रीट कराते हैं। ठीक है, इसको ट्रीट कराते हैं ग्लूटामेट की एंजाइम के प्रेजेंट में, ये ग्लूटामिक एसिड प्लस H2 प्लस NADP, NADPH में से एक H निकल जाएगा,
तो NADP बचेगा और इसमें है वही H आके जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये तीनों पार्ट आपस में जुड़ के ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तुम्हारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड है, ठीक है। घर जाके देख लेना अभी, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। तो जो भी देख रहा हो या जो भी तुम लोग भी घर जाके मोबाइल पे नेट पे सर्च कर लिख लेना कि एसेंशियल अमीनो एसिड या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। आपके पास टोटल 20 अमीनो एसिड है, जिसमें से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। उसी में आपको एक मिल जाएगा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो वो उसका फॉर्मूला भी वहाँ देख लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये तीनों सब कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद ग्लूटामिक एसिड बनेगा, H2O बाहर हो जाएगा इनके प्रोसेस से और NADP H में से H बाहर हो जाएगा, तो ये ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। तो हमने इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूटामिक एसिड। अब बच्चों का सवाल आता है कि सर यहाँ में अमोनिया कहाँ है? भैया अमोनिया मतलब अमोनियम, तो ये अमोनिया एक हाइड्रोजन और ले लेगा। मतलब ये देखो, यही जो NADPH था, इस H से इसने अमोनिया ले लिया, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है ना, तो इसने क्या किया, एक अमोनिया इससे ले लिया, सॉरी एक हाइड्रोजन इससे ले लिया। बात समझ में आ रही है? NADPH जब पिछले वाले लेक्चर में बताएं, पिछले वाले टॉपिक में, कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोजन डोनेट करेगा। तो तुम्हारा NH3 इसको ये क्या डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। तो ये जब ये डोनेट करेगा तो ये अमोनिया से अमोनियम के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। और यही फिर इसको भी डोनेट कर देगा और इन सब का आपस में रिएक्शन होगा, तो ग्लूटामिक एसिड H2O प्लस NADP बचेगा, क्योंकि H तो चल ही गया इसका। ये यानी हमने अमोनिया को किस फॉर्म में, एक अमीनो एसिड के फॉर्म में क्लियर कर लिया। अब हमें जब हमें ग्लूटामिक एसिड से अमोनिया बना होगा, तो हमने डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इस्तेमाल कर लेंगे, वो प्रोसेस को रिवर्स कर देगा और हमारा अमोनिया बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत? NCERT पढ़ो। दूसरा प्रोसेस में ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन में पहली बात याद रखो कि उसमें एक अमीनो डोनर होता है और एक अमीनो एक्सेप्टर होता है। क्या मैंने बोला, एक अमीनो डोनर होता है और एक अमीनो एक्सेप्टर होता है। अब देखो, ये तो पार्ट हो गया तुम्हारा एसिड का, ठीक है। ये पूरा पार्ट मान लो हो गया, एक हिसाब से ये सब पार्ट मान लो कि ये एसिड का हो गया, या सॉरी ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा पूरा एसिड का। मतलब एक अमीनो डोनर, एक अमीन का डोनेशन, मतलब एक तुम्हारा, या इसको कह सकते हो किसी और फॉर्म में अगर बोला जाए तो ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये एक अमीनो एसिड होगा और ये कि दूसरा कोई एसिड हो गया, ठीक है। या पहला वाला जो है वो एक एसिड है, कोई भी एसिड है। अब मेरे हिसाब से तुम इस अमीनो डोनर की जगह हमेशा जो इस्तेमाल कर सकते हो वो इस्तेमाल कर सकते हो ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड ही अमीनो डोनर की जगह में हमेशा ग्लूटामिक एसिड ही इस्तेमाल किया जाता है। यही वाला हमेशा यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका फार्मूला देख लेना और यहाँ पे लिख लेना। मतलब अमीनो डोनर की जगह हमेशा क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ग्लूटामिक एसिड प्लस, अब ये पर्टिकुलर कोई एसिड है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर अमीनो एक्सेप्टर है, पर्टिकुलर कोई अमीनो एक्सेप्टर है जो कि अलग अलग होगा। जैसे कुछ कंपाउंड में हम ले लें यहाँ कि यहाँ OAA है, OAA है, ये होता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ये एक हो गया। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो एक नया बन के तैयार होगा, जिसे हम एस्पार्टिक एसिड या अल्फा ग्लूटोरिक एसिड निकलता है, ठीक है। एक होता है एस्पार्टिक एसिड और प्लस उसके साथ अल्फा ग्लूटोरिक एसिड, यही वाला पार्ट बार निकलेगा। तो जनरली हमने कुछ किया नहीं, ये वाला प्रोसेस इधर था, इसी को हमने रिवर्स कर दिया। मतलब ट्रांसअमीनेशन में क्या कहते हैं, देखो ट्रांसअमीनेशन में क्या है कि हमने एक अमीनो डोनर लिया, एक अमीनो एक्सेप्टर लिया। अमीनो डोनर जो होगा वो हमेशा ग्लूटामिक एसिड होगा और अमीनो एक्सेप्टर जो होगा वो हमेशा एक ऑक्सैलिक एसिड होगा, ठीक है। कोई भी अलग अलग एसिड ले सकते हो, पायरुविक एसिड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, ये बदलते जाओ। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसमें एक नया अमीनो एसिड बनता जाएगा और एक कॉमन निकलेगा सब में, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्या निकलेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। मतलब इन दोनों के रिएक्शन से एक प्रोडक्ट तो वेरिएबल होगा जो अमीनो एसिड बनेगा और एक कॉमन होगा, सब में क्या बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो यही एनसीईआरटी में दिया है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि उस अमोनिया को चेंज करने का अमीनो एसिड में दो फार्मूला है, दो तरीका है, रिएक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसअमीनेशन। रिएक्टिव में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस अमोनियम NADPH2, यहाँ पे स्टेप क्लियर है ना, अमोनिया वाला इसने हाइड्रोजन लिया और इससे क्लियर होकर ग्लूटामिक एसिड बना लिया, H2 NADP बन गया, ठीक है, ये ग्लूटामिक एसिड बन गया। दूसरा तरीका है, एक अमीनो डोनर ले लो, एक अमीनो एक्सेप्टर ले लो, अमीनो डोनर की जगह हमेशा ग्लूटामिक एसिड ले लो, अमीनो एक्सेप्टर की जगह कोई भी ऑक्सिलो एसिटिक ले लो या पायरुविक एसिड ले लो। अभी ये सब क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। इन सबको लेते जाओ, एक नया अमीनो एसिड, इन दोनों का रिएक्शन होगा, एक नया अमीनो एसिड बनता जाएगा और बनने के साथ एक कॉमन प्रोडक्ट निकलेगा जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होगा। ठीक, क्लियर हो गया इतना? एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, कोई दिक्कत होगी तो उसको बताना फिर बाद में।
ठीक है। अब उसके बाद लास्ट पार्ट आता है तुम्हारा जो कि बचा है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये ऐसे जल्दी जल्दी कवर कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें करना है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर वो कराते हैं। तो चलिए बच्चों, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब बहुत दिन तक लंबा चैप्टर चलाइए, ठीक है। तो ये आज हमारा चैप्टर का एंडिंग है, ठीक है। लास्ट में अब सिर्फ क्या 3 बचा था ना, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। हमने पहला क्लियर कर लिया, नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन क्लियर कर लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो क्लियर किया वो अपटेक ऑफ एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट कर लिया हमने क्लियर। नेक्स्ट हमारा है अमोनिफिकेशन, उसके बाद आता है हमारा नाइट्रिफिकेशन, फिर आता है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा 3 पार्ट आता है। चलो एक एक करके क्लियर कर लो और इसको लिख लो पहले, ठीक है। इसको लिख लो। चलो देखो, अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। अमोनिफिकेशन कहने का मतलब है, सबसे पहला नाम इसमें क्लियर हो रहा है, अमोनिफिकेशन मतलब इसमें क्या टर्म आया है, अमोनिया आया है। इसमें ये कह रहा है कि जितनी भी प्लांट और एनिमल हैं अगर वो मरेंगे, जितनी भी प्लांट और एनिमल हैं वो जब मरते हैं तो उसकी बॉडी जो होती है वो सॉइल में जाती है। अब उस सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उनके बॉडी को डिग्रेड करते हैं और उनके बॉडी की डिग्रेड करके उनकी बॉडी से अमोनिया में चेंज कर देते हैं। मतलब उनकी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में चेंज कर देते हैं, अमोनिया में चेंज कर देते हैं। लेकिन कब, जब वो प्लांट और एनिमल डेड होता है, तब डेड होने की वजह से कुछ सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया उनके बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को अमोनिया में चेंज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी जब प्लांट और एनिमल डेड होगा तो उनके प्लांट या उनके बॉडी से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ बैक्टीरिया अमोनिया में चेंज कर देते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। बात क्लियर होगी। अब बात आती है वो जो बैक्टीरिया चेंज करते हैं, जो बैक्टीरिया चेंज करते हैं अमोनिया में, उनको बोलते हैं हम अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं हम, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। टोटल तुम्हारे पास 3 बैक्टीरिया हैं, ठीक है। मैंने इन 3 को करके एक ऐसे लिखा है, ऐसे पढ़ोगे साइंटिफिक नेम में एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है, फर्स्ट चैप्टर ही है। तो इन तीनों बैक्टीरिया का जीनस जो है वो बैसिलस ही है। इन तीनों बैक्टीरिया का जो जीनस है वो बैसिलस ही है, वो सेम है। तो मैंने स्पीसीज लिख दिया है, बैसिलस वुल्गैरिस, बैसिलस रामोसस एंड बैसिलस माइक्वाइट्स, ठीक है। बैसिलस वुल्गैरिस, बैसिलस रामोसस एंड बैसिलस माइक्वाइट्स। इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। अब देखो नाइट्रिफिकेशन क्या बहुत इसमें क्लियर नहीं है या बहुत इसमें डाउट भी नहीं होना चाहिए। नाइट्रिफिकेशन में कह रहा है कि जो भी अमोनिया होगा, ठीक है, जो भी अमोनिया होगा, अगर उस अमोनिया को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं और उस अमोनिया को नाइट्रोमोनास या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया मिलके उसको नाइट्राइट में चेंज कर दे तो उसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। या फर्दर उस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर चेंज कर दे नाइट्रेट में तो उसे भी हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्राइट कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो याद आएगा, कभी कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन में, कहेगा कि अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल हुआ, अमोनिया से, तो चाहे नाइट्रोकोकस लिखो या नाइट्रोमोनास लिखो, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। और फिर पूछेगा कि नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में कौन सा इस्तेमाल हुआ, तो नाइट्रोबैक्टर इस्तेमाल हुआ। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिया का नाइट्राइट में या नाइट्राइट का फिर नाइट्रेट में, ठीक है। तो इन प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब उसी का उल्टा है डीनाइट्रिफिकेशन। अभी इसमें ऐसे ऐसे गए थे, अभी इसमें क्या होता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि ये नाइट्राइट से नाइट्रेट से नाइट्राइट में जाएगा और नाइट्राइट से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में उसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब कुछ नाइट्राइट क्या होता है, जब कुछ अमोनिया नाइट्रेट में और वो नाइट्राइट नाइट्रेट में, तो फिर कभी कभी क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो उससे क्या होता है, नाइट्राइट जो है वो नाइट्राइट में, नाइट्राइट जो है अमोनिया नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन।
क्लियर है? इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसको हम सूडोमोनास और थायोबैसिलस, मतलब इस प्रोसेस को कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है उसमें हम उसको सूडोमोनास और थायोबैसिलस कहते हैं। क्लियर है? एक मैं चार्ट बना दे रहा हूँ, उस चार्ट को याद कर लेना और वो यही जो है बस थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लिख लो इसको। डीनाइट्रिफिकेशन, बैक्टीरिया इन्वॉल्व इसमें सूडोमोनास और थायोबैसिलस। ठीक है, नोट कर लिया? चलो ये चार्ट बना लो, और ये चार्ट बना लोगे तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो नाइट्रोजन साइकिल जो था यही पूरा नाइट्रोजन साइकिल है। अब देखो इसे वो साइकिल के फॉर्म में देखो। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था N2 से। उस N2 का हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कराया था। किस में कराया था? अमोनिया में कराया था ना। अभी पढ़े हो आज मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो हमने उसको अमोनिया में चेंज कराया। तो हमने नाइट्रोजन से अमोनिया में चेंज किया। दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, ये अमोनिया अगर नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा तो हम इसे नाइट्रिफिकेशन, या यही नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में चेंज होगा तो इसे भी हम नाइट्रिफिकेशन। अच्छा, ये किस बैक्टीरिया से होता था? चलो बताओ जल्दी से। नाइट्रोमोनास या नाइट्रोकोकस। और ये नाइट्राइट से नाइट्रेट किस में जाता था? नाइट्रो वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, नाइट्रो वेक्टर के फॉर्म में चेंज होता था। तो ये इस प्रोसेस को हम पूरा बोलते थे नाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्रिफिकेशन, ये नाइट्रेट अगर वापस N2 में कन्वर्ट हो गया तो इसी को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते थे। तो ये देखो, ये एक साइकिल क्लियर हुई, ये एक साइकिल रिपीट हुई। अब देखो, ये नाइट्रेट प्लांट और एनिमल एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि याद करो जब मैंने नाइट्रोजन का पढ़ाया था उसमें रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें किस फॉर्म में लिखवाया था कि नाइट्रोजन प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कभी कभी नाइट्राइट क्या नाइट्रेट, तो देखो नाइट्रेट मिल गया। अब इसे क्या करेगा? प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट और एनिमल, मतलब प्लांट एब्जॉर्ब करेगा फिर उसे प्लांट वो एनिमल खाएगा, तो उससे ये एब्जॉर्ब हो गया, प्लांट और एनिमल के पास आ गया। ये जब प्लांट और एनिमल डेड होगा तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उससे वो बैक्टीरिया उसको अमोनिया में चेंज कर देगा, जिसे हम अमोनिफिकेशन कहेंगे। अमोनिफिकेशन में हमने बैक्टीरिया लिखवाया था, क्या क्या लिखवाया था इसको चेंज करने के लिए? बैसिलस वुल्गैरिस, बैसिलस माइक्वाइट्स और बैसिलस रेसिमोसस। ठीक है, तो ये 3 बैक्टीरिया हो गए जो इसको इसमेशन कर देंगे। तो ये देखो, ये एक पूरी साइकिल, फिर ये एक पूरी साइकिल। देखो अब ध्यान से देखो, ये एक पूरी साइकिल और ये एक पूरी साइकिल। तो ये पूरा जो आपका ये जो पूरा है आपका वो एक तरह का नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, तो यही क्लियर रखो, यही याद कर लो यहीं पे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे इनके सभी बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखवाया था बैक्टीरिया सूडोमोनास, दूसरा लिखवाया था थायोबैसिलस। क्लियर हो गया? ये तो प्लांट क्या करता है इस फॉर्म में? एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को। अमोनिफिकेशन में मैंने लिखवाया था 3 लिखवाया था ना, क्या क्या लिखवाया था? वुल्गैरिस, माइक्वाइट्स और रेसिमोसस, और ये तीनों बैसिलस के थे। ठीक है, बाकी फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो पढ़े ही पूरा, आज पढ़ा दिए। तो ये जो टोटल है ये तुम्हारा यही पूरा नाइट्रोजन साइकिल है। अगर आप NCERT की बुक खोलोगे तो 201 पेज नंबर पे देखो एक फिगर बना है राइट साइड में, उसमें क्या लिखा है? उसमें एटमॉस्फेरिक N2 लिखा है। देखो सब लोग, उसमें एटमॉस्फेरिक N2 लिखा है, फिर उसके नीचे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल एंड फिर इधर डीनाइट्रेट। तो अभी देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदलने का 2 तरीका है। एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया बदल सकते हो, या एक दूसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया, अमोनियम कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अमोनिया से ये देखो नाइट्राइट के में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नाइट्रेट में। अब इलेक्ट्रिकल से अगर ये कन्वर्ट होता है तो नाइट्रेट में हो जाता है, और यही नाइट्रेट फिर वापस किस में? अगर अमोनिया में N2 में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक, फिर नीचे आओ, इस नाइट्रेट को प्लांट बायोमास ने एब्जॉर्ब कर लिया, उस प्लांट को एनिमल ने एब्जॉर्ब किया। एनिमल जब मरेगा डीके होगा, या प्लांट जब डीके होगा तो इन दोनों से एक बैक्टीरिया आएगा, अमोनिफिकेशन होगा, बैक्टीरिया ये तीनों मिलकर उसको अमोनिया में चेंज कर देंगे, जिस प्रोसेस इन दोनों अमोनिफिकेशन। तो यही तुम्हारा पूरा चैप्टर था। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा।
ठीक है, काफ़ी लंबा था और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, बहुत सारा सब रटना ही था, इसमें याद ही करना था। तो उम्मीद है कि सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी पढ़ो, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, और कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो रही हो तो पूछ लो। इसके क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं क्वेश्चंस अगले सेशन में आएंगे तो क्वेश्चन दे देंगे, उसको पहले कर लेना, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, और इसके क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में, अगले लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं PDF के फॉर्म में लगा दूंगा, ठीक है। उससे आप अगले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप उसके साथ एक बात और है कि आप ये भी बता दीजिए कि अगला चैप्टर कौन सा शुरू किया जाए, ठीक है। अगर आप बता देंगे कमेंट करके तो ज़्यादा आसानी होगी। तो आप प्लीज़ अगले चैप्टर का नाम जो भी आपको पढ़ना है वो चैप्टर कमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर हम तो अपने हिसाब से कोई पढ़ा देंगे, लेकिन एक आपकी ओपिनियन जाननी है कि आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।